की प्रगति की हुई समीक्षा। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि खत्म। दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया में आई तेजी। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के लिए झारखंड के 7 महिला फुटबॉलर भारतीय टीम में शामिल। जमशेदपुर में प्रशिक्षण शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने जम्मू कश्मीर जाएंगे। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहली बार जा रहे हैं। इस दौरान वे देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और 20,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की 3 सड़क परियोजनाओं और रैटलवे क्वार जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजना देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के विकास और कायाकल्प के मकसद से एक पहल होगी। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2,527 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 1,656 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची जिले में 3 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि 5 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या 21 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,46,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव विपिन कुमार ने आज आकांक्षी जिला बोकारो जिले का दौरा किया। वे इस जिले के प्रभारी पदाधिकारी भी हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी समाचार चैनलों को झूठे दावे और निंदनीय सुर्खियों से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय ने इस सिलसिले में आज एक विस्तृत परामर्श जारी किया है। साथ साथ एक प्रकार से भड़काने वाली की एक उसमें स्कोप भी ज्यादा है। इसलिए केंद्र सरकार ने बड़ी डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि एक रेगुलेशन के मुताबिक उनको कंट्रोल, मतलब केंद्र सरकार की पूरी राइट्स है इसको प्रोहिबिट करने को या रेगुलेट करने को। और क्योंकि सरकार चाहती है कि ये सारे चैनल्स खुद तय करें इस नियम के अनुसार अपने जिस तरह कवरेज कर रहे, क्योंकि बड़ी बात क्या है, ये टीआरपी चक्कर में एक दूसरे से ज्यादा सेंसेशनलाइज करने की एक आदत पड़ी है, जिससे सच नहीं बता जा रहा। जैसे लगातार ये कहा जा रहा है भाई रशिया एक बड़ा मतलब न्यूक्लियर अटैक करने वाला है यूक्रेन पे, मतलब ये लगातार हम देख रहे हैं कि चैनल्स हमारे, जब ऐसे कोई मतलब स्थानीय अगर रिपोर्ट देखेंगे ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। जो आपके जो बाकी जो चैनल्स, जो इंटरनेशनल चैनल्स, वो भी ऐसे कवरेज नहीं कर रहे जैसे। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्टों, सरकार द्वारा नामित संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और सोसाइटी से आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वे पीएमबीआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पीएमबीआई के नाम पर ड्रग लाइसेंस लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।
देश के सुप्रसिद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पारस ग्रुप अब राजधानी रांची में HEC के साथ मिलकर PPP मोड में अपनी सेवा देगा। इसके लिए रांची में सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। आज पारस हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर धर्मिंदर नागर ने JCA स्टेडियम के निकट 10 एकड़ में फैले इस अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल के उद्घाटन के बाद अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर शंकर नारंग ने पत्रकारों को बताया कि झारखंड वासियों को अब आधुनिकतम सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में एक छत के नीचे ही सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल अभी हम 190 बेड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगे चल के 300 बेड का होगा और इस अस्पताल में हम आगे चल के पूरी कैंसर की सुविधाएं लाएंगे एक छत के नीचे, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन की सारी सुविधाएं होंगी। बिजनेस डायरेक्टर डॉक्टर कपिल गर्ग ने बताया कि HEC के कर्मियों को इस अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। ये HEC का टाई अप हुआ था, उसमें हमने स्पेशल रेट्स का प्रोविजन किया है। HEC के एम्प्लॉय को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलेगा और उनके लिए रेट्स भी कम होंगे। झारखंड के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजय कुमार अब पारस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां सरकार की हर स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हम लोग कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकते हैं और हम गरीबों को जो लाभ दे सकते हैं इन सारे स्कीम्स के थ्रू, वो जो एप्लीकेबल होगा वो सब लोग हम लोग अपनी कोशिश करेंगे ताकि ऐसे हर तबके के लोगों को इलाज मिल सके। पारस देश का एक जाना पहचाना हेल्थ केयर प्रोवाइडर ग्रुप है। झारखंड में इसके अस्पताल के खुल जाने से निश्चय ही यहाँ के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की मियाद आज पूरी हो गई। इसके साथ ही दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गहमागहमी भी जारी है। तीसरे चरण के लिए 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। राज्य में व्याप्त बिजली और पानी संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में आज साहिबगंज जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। मौसम का मिजाज बदलने से रांची समेत राज्य के कई जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आने वाले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 25 से 27 अप्रैल तक पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और गिरिडीह जिले में हीट वेव कायम रहने की आशंका व्यक्त की है। इन क्षेत्र के लोगों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के बुकमा गांव में एक महिला ने अपने 2 रिश्तेदारों की टांगी से काटकर हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपी महिला ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। रांची जिले के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक घर से अज्ञात चोरों ने नकद सहित करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली है। सूचना मिलने के बाद अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार सदल बल घटना स्थल का जायजा लिया। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पाकुड़ जिले में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने वीर कुंवर सिंह की जयंती पर विजय उत्सव समारोह का आयोजन किया। क्षेत्रीय महासभा के प्रतिनिधियों ने बाबू वीर कुंवर सिंह की आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पलामू जिले के केचकी गांव में आज एनसीसी 44वीं बटालियन की ओर से शहीद सैनिक मिथिलेश कुमार के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। पाकुड़ जिले में मलेरिया से बचाव के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले के सिविल सर्जन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मलेरिया से बचने के लिए अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के मडगांव में आज बोरी बांध निर्माण के लिए श्रमदान किया गया। इस बोरी बांध से किसान
25 एकड़ भूमि को सिंचित कर पाएंगे। जिले के उपायुक्त ने कहा कि सभी के एकजुट प्रयासों के परिणाम स्वरूप जल संरक्षण के उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं। राजधानी रांची में आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से दानवीर भाबा शाह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जामताड़ा जिले में आज एक यात्री बस पलटने से करीब 40 यात्री घायल हो गए। हादसा बस के टायर के फटने की वजह से हुआ। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ 6 दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़की की मां के द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुमका जिले के रांगा थाना क्षेत्र के बांसकुली गांव में छापामारी कर पुलिस ने एक घर से 34 किलो गांजा जब्त की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आज वीर क्रांतिकारी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले अमर शहीद तेलंगा खड़िया का शहादत दिवस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गिरिडीह जिले में पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने आज पत्रकारों को बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से हथियार और नकद भी बरामद किए गए हैं। विगत कुछ दिनों में बगोदर थाना अंतर्गत कुछ घटनाएं, आपराधिक घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें से मुख्य प्रज्ञा केंद्र मिनी बैंक संचालक के साथ लूटपाट की घटना एवं पेट्रोल पंप में फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में एक टीम गठित करके इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम क्रमशः रमेश यादव, शिवनारायण महतो उर्फ शिबू एवं अजय महतो, ये 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता इन कांड में स्वीकार किया है। उनके पास से इन घटना से संबंधित दस्तावेज एवं हथियार भी बरामद किया गया है। बगोदर थाना कांड संख्या 60/22 दर्ज किया गया है, जो धारा 25(1)B आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इनके पास से हथियार की बरामदगी हुई है, साथ साथ में देसी कट्टा के अलावा जिंदा कारतूस और जिंदा खोखा। झारखंड की 7 महिला फुटबॉलरों ने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय टीम में जगह बनाई है। गोलकीपर अंजलि मुंडा, डिफेंडर सलीना कुमारी, सुधा अंकिता तिर्की, अष्टम उरांव पूर्णिमा कुमारी, विंगर अनीता कुमारी और मिडफील्डर नीतू लिंडा को टीम में शामिल किया गया है। टीम का प्रशिक्षण आज से जमशेदपुर में शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलेगा। भारतीय कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में बजरंग पूनिया को ईरान के पहलवान से शिकस्त खानी पड़ी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे चरण की शुरुआत कल से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होने जा रही है। इसमें एक बार फिर से पदक जीतने की होड़ इस प्रतियोगिता को और रोमांचक बनाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मंच सज चुका है और 24 अप्रैल को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ इन खेलों का आगाज हो जाएगा। KIUG 2021 के दूसरे सीजन में लगभग 200 विश्वविद्यालयों के करीब 4000 एथलीट 20 विषयों में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, कुश्ती और कराटे में कुल 257 स्वर्ण पदक प्राप्त होंगे। स्वदेशी खेल मलखंभ और योगासन को इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में जोड़ा गया है।
KIUG 2021 बेंगलुरु में 5 स्थानों पर होगा, जिसमें जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस, जैन स्पोर्ट्स स्कूल, कांति रवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, फील्ड मार्शल करियप्पा हॉकी स्टेडियम और भारतीय खेल प्राधिकरण शामिल है। कांति रवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज, स्प्रिंटर दुतीचंद, निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार KIUG 2021 में भाग लेने वाले प्रमुख एथलीटों में से एक होंगे। पिछली बार यूनिवर्सिटी का खिताब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला था और इस बार उनकी टीम दोबारा इस खिताब पर कब्जा जमाने के लिए तैयार है। उनके कोच का मानना है कि मुश्किल कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, उनकी टीम ने पूरी रणनीति के साथ तैयारी कर रखी है। खेलो इंडिया जो है बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट हुई है। इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेल पाते हैं, लेकिन खेलो यूनिवर्सिटी की वजह से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। हमारी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी है कि हम चैंपियन के दावेदार हैं और हमारी जो टीम है उसका भी हमने अच्छी तरह से प्लानिंग किया है कि हम सबको बीट करें। हमारे पूल में हिमाचल एंड MG केरला यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी टीम है। लास्ट टाइम भी हमारे साथ वो हुआ था मैच, बट हमने उनको बीट किया था और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियन बने। शूटिंग इन खेलों में काफी लोकप्रिय रहा है। ऐसे में साई ने अपने केंद्र में शूटिंग रेंज तैयार करके यहां से नए शूटिंग स्टार देश को देने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार मड़ुआ के लड्डू की देश विदेशों में जबरदस्त मांग है। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इसका निर्माण कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। तो आपने कई खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस लड्डू के बारे में बताने जा रहे हैं वह स्वाद से भरपूर तो है ही, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हम बात कर रहे हैं मड़ुआ के लड्डू की। रांची के अनगढ़ा क्षेत्र में कुछ महिलाएं इसका निर्माण कर अच्छी खासी आमदनी कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जो मड़ुआ है इसको ढेकी में छाटते हैं। उसको छाटने के बाद इसको धोते हैं, धो के पूरा साफ करके इसको सुखा के उसके बाद हम लोग इसको कुटवा के लाते हैं। कुटवाने के बाद हम लोग का लड्डू बनाते हैं। मड़ुआ का लड्डू स्वाद में लजीज तो है ही, इसमें सेहत का खजाना भी है। यही कारण है कि बनने की देर नहीं होती, इनका लड्डू हाथों हाथ बिक जाता है। मार्केटिंग देखिए, अभी हम लोग का लोकल में भी गांव देहात में भी जो जहाँ हम लोग का ये है वहाँ भी बेचते हैं। और अभी हम लोग का दिल्ली तक भी चल गया, दिल्ली, मुंबई, और अभी हम लोग का रांची में जो वहाँ है काबले का ऑफिस है, वहाँ भी हम लोग यहाँ रखते हैं। वहाँ भी अभी आटा और लड्डू है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस इलाके में देशी विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, जो अपने साथ मड़ुआ का लड्डू ले जाना नहीं भूलते। टूरिस्ट लोग जैसे बाहर के आदमी लोग आते हैं ना हुर्रुफल में पिकनिक में, उन लोग लेते हैं कि आप तो जानबे करते मड़ुआ हम लोग गाँव में बोलते हैं रागी बहुत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का खजाना है इसमें, इसीलिए बोलते उधर तो मिलता नहीं है। तो गाँव में ओरिजिनल ऑर्गेनिक है ही, तो बहुत प्रोटीन है इसमें। झारखंड में बड़ी मात्रा में मड़ुआ की उपज होती है। केंद्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग द्वारा भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे इनके लिए बाजार की कोई चिंता नहीं रहती। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। शादियों का सीजन शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के मामलों की संभावना भी बढ़ जाती है।
ऐसे में कोडरमा में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जागरूकता रैली के साथ की गई। विवाह उन्मूलन को लेकर जागरूकता रैली के साथ बाल पंचायत के सदस्यों के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बाल विवाह उन्मूलन की ब्रांड एम्बेसडर राधा कुमारी ने कहा कि अगर 2 साल पहले उसका भी बाल विवाह हो गया होता तो वह भी दूसरी लड़कियों की तरह कम उम्र में चूल्हा चौका और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही होती। हमें इस चीज के बारे में पता ना होता, या फिर अभी जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो अभी पढ़े लिखे हो करके भी उन्हें कम उम्र में ही शादी करवा करके अभी घर की जिम्मेवारियां संभालना पड़ रहा है। तो अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो हम भी ऐसा होता मेरे साथ भी। कोडरमा की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अगुवाई में अभियान की शुरुआत की गई और जागरूकता रैली निकाली गई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर स्कूली बच्चियों ने जागरूकता संदेशों के साथ बाल विवाह उन्मूलन के लोगों से अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसके बावजूद भी यह अपराध हो रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक कर कई मासूमों की जिंदगी बचाई जा सकती है। संदेश देना चाहते हैं कि बाल विवाह की जो एक कुप्रथा है, इसके प्रति लोग जागरूक हों और ऐसे बच्चियों को सुरक्षित महसूस करावें ताकि उनका जीवन सुखमय हो सके और किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित न हो और समाज में एक अच्छा स्थान स्थापित। यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में बाल पंचायत के सदस्यों के बीच कार्यशाला और दूसरे चरण में गांव-गांव जाकर बाल विवाह उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तीसरे और आखिरी चरण में बाल विवाह के मामलों को लेकर कानूनी मदद भी ली जाएगी। सत्यार्थी फाउंडेशन के निदेशक ओम प्रकाश पाल ने बताया कि बाल पंचायत के सदस्यों ने पिछले महीने 6 बाल विवाह को होने से रोका है। इन्हें करीब 19 केस हमारे पास आए हैं जो कि बाल विवाह हो रहे हैं। उसमें से 6 बाल विवाह बच्चों ने रोका है बाल पंचायतों के माध्यम से। तो ये जो 6 बाल विवाह रोके गए, ये 6 बाल विवाह केवल एक नंबर नहीं है बल्कि 6 बच्चियों की जिंदगी बचाई गई है। बाल विवाह अभिशाप है और इस अभिशाप को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। हालांकि बाल विवाह के मामले पहले की तुलना में काफी कम हो गए, लेकिन जरूरत है इस अभिशाप को पूरी तरह से मिटाने की। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। देश के राशन कार्ड धारकों को राहत प्रदान करने के लिए उमंग ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के जरिए राशन कार्डधारी घर बैठे अपना राशन मंगा सकते हैं। रामगढ़ में वेजिटेबल वेंडर जोन की शुरुआत की गई है। रामगढ़ छावनी बोर्ड की ओर से बने इस नए वेंडिंग मार्केट में करीब 300 किसानों को स्थायी दुकान आवंटित किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन हजारीबाग लोकसभा के सांसद जयंत सिन्हा ने किया। वेजिटेबल वेंडर जोन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि ये बोर्ड द्वारा सब्जी विक्रेताओं के लिए उठाया गया एक सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि गर्मी बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे सब्जी बेचने वाले किसान भाई बहनों को अब राहत मिलेगी। 300 से अधिक विक्रेता थे जो फुटपाथ पे बिना बिजली के, बिना मालिकाना हक के, बिना पानी के अपना व्यापार करते थे। आज उनको इस जगह पे बिजली भी मिलेगी, लाइट, पंखा, इस सब की सुविधा मिलेगी, पानी मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण जो है उनको एक मालिकाना हक मिलेगा, एक जगह मिलेगी जहां वो दशकों तक अपना व्यापार कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय सेंट्रल कमांड की निदेशिका भावना सिंह ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि इससे रामगढ़ कैंट के विकास को गति मिलेगी।
है ये पूरा जो प्रयास किया गया है ये प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से ही तो किया गया है। इतनी बड़ी योजना आपके सामने क्रियान्वित हुई है जो छावनी परिषद के अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में जिसका क्रियान्वयन हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्त सब्जी विक्रेता यहाँ पर आएंगे और अब अच्छी प्रकार से सब्जी का विक्रय होगा। वहीं वेंडिंग सब्जी मार्केट में अपनी दुकान मिलने से सब्जी विक्रेता काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि दुकान मिलने से उनका सपना पूरा हुआ है, इससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। बहुत सालों से हम लोग जमीन में बैठते आ रहे थे, किचन में बैठते आ रहे थे। यहाँ तो शेड वुड लाइट पानी हर चीज की व्यवस्था हर सारी सुविधाएं दी जा रही है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वेंडिंग सब्जी मार्केट के बनने से एक ओर जहां किसान सह सब्जी विक्रेताओं में खुशी की लहर है, वहीं ग्राहक भी इस क्षेत्र के विकास से जोड़कर देख रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। (1891) के एंग्लो मणिपुर वॉर के युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 अप्रैल का दिन मणिपुर में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के लोगों ने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप का भारी विरोध किया। मार्च 1891 में ब्रिटिश सेना ने युवराज तिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहली गोली कांगला पर चलाई। 24 मार्च को पूरे दिन चली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने संघर्ष विराम घोषित कर दिया। कांगला में जन प्रतिनिधियों और ब्रिटिश प्रशासकों की बैठक बुलाई गई। इस दरबार के लिए 5 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए। जब बातचीत नाकाम हो गई तो मणिपुर के लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल पर हमला कर दिया। मणिपुर में ब्रिटिश राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिलचर, कोहिमा और तामू से ब्रिटिश आर्मी के 3 शक्तिशाली रेजिमेंट भेजे गए। इधर तामू से ब्रिटिश टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेजर जनरल रुद्र सिंह यंगखोइबा और वांगखेर कपा के नेतृत्व में थाउबल से 700 मणिपुरी सैनिक भेजे गए। समय की गंभीरता को देखते हुए महाराजा ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए पाओना ब्रजबासी और चोंगथा मिया सिंह के नेतृत्व में 400 सिपाहियों को भेजा। लेकिन मणिपुर की सेना में सैनिकों की संख्या कम थी और शत्रु सेना हथियारों में भी कहीं अधिक सबल थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली तोपें मणिपुर के किले पर कहर बरपाने लगी, लेकिन जांबाज मणिपुरी योद्धा अपने क्षेत्र की रक्षा और मणिपुर की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मणिपुर ने हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए 3 सुरक्षा स्थल बनाए थे। पहला पलेल में, दूसरा कक्चिंग में और तीसरा खोंगजाम में। पोखराम्बा टंका, हुम्बोंग सूबेदार, लेसांग जमादार और अथोकपा दीवान सहित अनेक मणिपुर वासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आमने सामने की लड़ाई में मारे गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय अधिकारी ने बोकारो जिले का किया दौरा। आकांक्षी जिले के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि खत्म। दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया में आई तेजी। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप प्रतियोगिता के लिए झारखंड के साथ महिला फुटबॉलर भारतीय टीम में शामिल। जमशेदपुर में प्रशिक्षण शुरू।